स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यूपी एग्ज़ाम कॉन्सेप्ट में। तो आज हम पंचायती राज का इतिहास पढ़ेंगे, आदि इतिहास पढ़ेंगे शुरू से लेकर और अंग्रेज़ों के आगमन तक का। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये मेरा नया चैनल है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। तो आज हम पढ़ेंगे पंचायती राज का आदि इतिहास। देखिए, हम शुरू करेंगे पहले वैदिक काल से। वैदिक काल दो भागों में विभाजित था, एक था ऋग्वैदिक काल और एक था उत्तर वैदिक काल। अब पहले हम देखेंगे ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल दो भागों में विभाजित था, एक था गण, एक था परिषद। हम केवल ग्राम के परिप्रेक्ष्य से ही देखेंगे। अभी गण क्या था? कुलीनों की संस्था थी और परिषद विद्वानों की संस्था थी। अब देखेंगे कि इसमें विभाजन किस प्रकार था। ऋग्वैदिक काल में सबसे छोटी इकाई थी कुल, जिसका मुखिया कुलीप होता था। जैसे हमारे घर के मुखिया कौन होते हैं? पिताजी। वैसे कुल होता था, कुल के मुखिया कुलीप होते थे। कुल से बड़ा होता था ग्राम, ग्राम के मुखिया ग्रामणी कहलाते थे। आप ये नोट डाउन करिए, ये पूछ सकता है। और ग्राम से बड़ा होता था विष, जिसके मुखिया विषपति होते थे। और जन, जिसके मुखिया जनस्य गोपा। ये जनस्य गोपा ही पूरे ऋग्वैदिक काल का सर्वे सर्वा था। अब हम आगे देखेंगे उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में क्या था? यही जो जन था, जन आगे जनपद में बदला, जिसके मालिक होते थे भूमिपति। अब हम देखेंगे महाजनपद काल। महाजनपद काल में आपको पता है महाजनपद कालों की संख्या कितनी थी? 16 थी, जिसमें से सबसे प्रमुख था मगध जनपद, महाजनपद, जिसमें कि हम पहले मौर्य साम्राज्य से देखेंगे। इसी से ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में हमसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ग्रामीण का पहला हम देखेंगे रज्जुक। रज्जुक आपको पता ही होगा, न्यायिक अधिकारी होता था जो ग्राम और जिला स्तर पर ये नियुक्त किया जाता था अशोक के द्वारा। और दूसरे नंबर पर था गोपा, संभवतः 10 ग्रामों के बीच का अधिकारी, और ये जिला और ग्रामों के बीच एक कड़ी निर्धारित करता था। ये गोपा का काम था। अब हम गुप्त काल देखेंगे। गुप्त काल का विभाजन कैसे था? आप देखिए, पहले राजा जो प्रांत था, पहले राजा जो साम्राज्य का मुखिया था, फिर आगे प्रांत में बटा, प्रांत विषय में बटा, विषय विधि या पेठ में बटा। अब पेठ जो था वो ग्राम में बटा। अब हम ग्राम देखेंगे। ग्राम जो था वो 72 के अधीन होते थे। ये आप नोट डाउन करिए, ग्राम 72 के अधीन होते थे। और जो विधि थे, विधि क्या थे? ग्रामों के समूह को विधि कहा जाता था, जो कि विधि महामात्य के अधीन होते थे। अब गुप्तोत्तर काल देखिए। गुप्तोत्तर काल में आगे एक व्यवस्था चली जिसे सामंती व्यवस्था कहते हैं। ये भी हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सामंती व्यवस्था किस काल से शुरू हुई? तो गुप्तोत्तर काल से शुरू हुई। अब प्रमुख रूप से हम देखेंगे कि चोल साम्राज्य एक ग्राम प्रशासन में अहम भूमिका निभाता है। यहीं से प्रश्न की ज़्यादा संभावनाएं बनती हैं। अब इसका हम पहले देखेंगे कि कैसे कैसे ये विभाजन था चोल प्रशासन। तो सबसे पहला विभाजन की कड़ी थी साम्राज्य। साम्राज्य को बांटा गया कई मंडपम में, जिसे प्रांत कहते हैं। फिर आगे प्रांत बटा कुट्टम या वलनाडु में, जिसे कमिश्नेट कहते हैं आज के ज़माने में। और फिर कमिश्नेट बटा नाडु या नट्टार में, जिसे आज जिला कहते हैं। जिला बटा आगे कुर्रम या तनयूर में, जिसे ग्रामों का समूह कहते हैं। फिर ग्रामों का समूह ग्राम में बटा। अब हम ग्राम देखेंगे आगे। स्थानीय स्वशासन किस प्रकार से चल रहा था वहाँ, इसके हमें अभिलेख जो है स्थानीय स्वशासन में चोल काल का, उत्तर मेरूर का अभिलेख, जो कि 919 से 929 ईस्वी के लगभग हमें प्राप्त हुए, जिसमें कि लिखा था इस अभिलेख में कि उर होते हैं और सभा या महासभा होते थे। उर क्या थे? उर छोटी इकाई थी ग्राम की, और उसी का विस्तृत रूप था सभा या महासभा। कार्य समितियों का संचालन वरीयम संस्था करती थी, जिनमें 30 लोग नियुक्त होते थे। जैसे कि कुछ वरीयम हम देखें, जैसे तोट्टा या तोडम थे। तोट्टा
या तोडम या टोटू समिति भी इसे कहते थे, जो कि उद्यान समिति के सदस्य नियुक्त किए जाते थे। दूसरे नंबर पर हम देखें एरिवारियम थे। एरिवारियम क्या थे? तालाब और जलाशय की समिति की नियुक्ति करती थी। एक था संवत्सर। संवत्सर क्या थे? वार्षिक समितियों का निरीक्षण। चौथा क्या है? पन्न या पौन समिति। पन्न या पौन समिति क्या होती थी? ये स्वर्ण समिति होती थी, स्वर्ण की देखरेख की इनके ऊपर जिम्मेदारियां होती थी। अब देखिए हम देखेंगे नाडु क्या होता था। एक प्रशासनिक इकाई जो मुख्यतः भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित थी। यह धार्मिक अनुदान भी देती थी तथा अनुदानों से मिली भूमि की व्यवस्था भी देखती थी, जिसे नाडु कहा जाता था। अब हम देखेंगे कि मध्यकालीन भारत में राज्य व्यवस्था किस प्रकार से थी। तो सबसे प्रमुख पूछा जाता है शेरशाह सूरी का। शेरशाह सूरी ने अपने पूरे साम्राज्य को 3 भागों में विभाजित किया था। पहला था सिख, दूसरा था परगना, तीसरा था ग्राम। अब हम ग्राम के परिप्रेक्ष्य से देख रहे हैं तो हम पहले ग्राम को बांटेंगे। ग्राम में देखिए पहला होता है मुकद्दम, दूसरी था पटवारी। मुकद्दम एक गैर सरकारी आदमी होता था जिसे नियुक्त किया जाता था। अब पटवारी ग्राम के सभी ब्यौरों का लेखा करता था। अब हम मुगल देखेंगे। मुगल में प्रमुख रूप से हम अकबर का देखेंगे। अकबर ने सेम टू सेम शेरशाह सूरी को कॉपी किया था, बस उसने एक और स्पेशल जोड़ दिया, सरकार। यानी कि इनका क्या था? राज्य विभाजन सूबा, सरकार, परगना और ग्राम। अब देखेंगे कि इन्होंने ग्राम को किस तरह विभाजित किया था। ग्राम को मवादा, दीह या देह भी कहा जाता था। इन्होंने भी सेम टू सेम शेरशाह सूरी की जैसे ही 2 भागों में विभाजित किया था, मुकद्दम और पटवारी। लेकिन उसमें और इसमें फ़र्क क्या है? वो गैर सरकारी होता था और इसमें जो है ग्राम का प्रमुख होता था ये यानी कि अब ये सरकारी है यहाँ से अकबर से। अब पटवारी जो है अब ये राजस्व की देखरेख करेगा। इसी में एक व्यवस्था और थी, मनसबदारी, और आगे चलकर इजारीदारी भी व्यवस्था इस पे पनपी। तो दोस्तों हम अगली वीडियो से अब आपको लॉर्ड रिपन से स्टार्ट करेंगे। ये केवल डेमो था कि हम कैसे स्टार्ट करेंगे। दोस्तों आपसे एक निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। कम से कम 50 सब्सक्राइब होने पर हम अगला वीडियो देंगे। अब सिस्टमेटिक तरीके से हमारा क्लास चलेगा। अभी ये केवल इतिहास का एक डेमो था और हम इतिहास को और विस्तृत रूप से पढ़ाएंगे। लॉर्ड रिपन को विस्तृत पढ़ाएंगे। संविधान संशोधन जो 73वां हुआ था 1992 उसे देखेंगे हम लोग। पूरे विस्तृत रूप से एक सिस्टमेटिक तरीके से आगे बढ़ेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।